जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 आपका 7 मार्च से 17 मार्च के बीच होने वाला है, इसके लिए हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक हमने 360 प्रश्नों को हल कर लिया था। ये सभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो हमने 360 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। इसके पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं। ये आपकी जो है 22 नंबर की क्लास होगी। 21 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आपके सभी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत ज्यादा जो है आपकी अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी घटना चक्र से क्वेश्चन है। और बीपीएससी घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन है वहीं से आप बार बार जो है बीपीएससी जो है टीचर एग्जाम में प्रश्नों को दोहराता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने या मोरारजी देसाई ने? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 362, इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। ओकालिंग, नादास्त्र, मारवा, पालिंग। ये जो है मारवा के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवाली शिवकाशी तमिलनाडु भयंकर में जो है भयंकर दंगे हुए थे। इसमें जो है नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य जो है संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 363, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आशफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? तो जब भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जो है सबसे अधिक योगदान देने वाली महिला थी, उनका नाम था अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली, इनका जो है बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए अरुणा आशफ अली को ओल्ड वुमेन लेडी बोला जाता है। जैसे कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, तो ऐसे ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अरुणा आशफ अली जी। अरुणा आशफ अली जो है एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचेतक कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करती थी। और अरुणा आशफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई और 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी और फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना भी की। इस तरह इन्होंने 1947 के भारतीय राजनीति में बहुत सारे योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बने, लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एम.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपका 67 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री बनने वाले थे, उनका नाम था लियाकत अली खान। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पुनर्गठित अंतरिम सरकार, अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने? ये कथन कहा था सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल का ये जो कथन था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको 1997-98 में बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 366, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो अभी बताया था आपको कि जो है रक्षा विभाग किसके पास था, तो वो था आपके सरदार सरदार पटेल जी के पास। जो है गृह विभाग था सरदार पटेल जी के पास। खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। ठीक है, वित्त विभाग अभी आपको बताया ना, इसमें लियाकत अली खान के पास था। ठीक है, और जो है गृह विभाग आपको सरदार पटेल जी के पास था, ये आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। रक्षा विभाग जो है बलदेव सिंह के पास था, बलदेव सिंह के पास था। और वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। लियाकत अली के खान के पास जो है वित्त विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367। जब देखिए, जब क्वेश्चन आप एग्जामिनर को टफ बनाना होगा ना, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वरना ऐसे नहीं आएंगे। बट जब थोड़ा सा टफ होगा ना क्वेश्चन, अब क्या होता है, जब टफ बना देते हैं तो हम लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ये तैयारी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होगी। आपकी ये तैयारी ना मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि रक्षा सब लोग बीपीएससी की घटना चक्र नहीं पढ़ के जाते हैं। सब लोग बस मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं। आपको प्रैक्टिस तो करनी है ही, बट आपको सबसे ज्यादा आपके कंटेंट पे भी ध्यान देना है। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए आपका हो जाएगा, कतई नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा, बट ये रियलिटी है, कतई नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने से अगर सिलेक्शन हो जाए तो कोई पढ़ाई करे ही ना, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते रहे और सिलेक्शन ले ले। उसके साथ साथ आपको जो है अलग से फैक्चुअल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, अलग से क्वेश्चन करने होंगे जो बीपीएससी के खुद के क्वेश्चन है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीपीएससी के घटना चक्र एक बार अवश्य पढ़ें, और जो भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है 6386953102। और अगर आप हमसे जो है आप हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन या यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो 1923 के जो बनारस हिंदू महासभा हुआ था, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन है आपको 368। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रंटियर गांधी जो थे उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। इनका जो है वास्तविक नाम था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में है। इसके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, बादशाह का फ्रंटियर गांधी, फक ए अफगान आदि नामों से जाने जाते थे। अगर आपसे पूछ ले फक ए अफगान के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो थे आपके सीमांत गांधी अर्थात अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 369, 369 नंबर क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार जिले से रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग लाइक कर दिया करें क्लास को, और चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे कि आप सभी का परिवार थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो हम लोग फिर लाइव आना शुरू करेंगे। और जब लाइव आना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ सकते हो, उसी मतलब क्लास के दौरान ही बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा जब अपना फैमिली थोड़ी सी बड़ी होगी, यूट्यूब फैमिली, आप लोग शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोग लाइव आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 370 नंबर क्वेश्चन है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? गोगरी, इंद्रपुर, पेमा, अमहरा। तो रामचंद्र शर्मा की बात करेंगे तो रामचंद्र शर्मा जो है आपके ये अमहरा गांव से थे, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371 नंबर है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, गैंग जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। जो जगत नारायण लाल थे इनको
बांकीपुर जेल में भेजा गया था। सिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 372। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये बताना है। गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो नेहरू जी के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ये बताना है आप। इनमें से कोई नहीं, तो वो था आपका शांतिपूर्ण समझौता जो हुआ था, उसका नाम है आपको, देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन सही है, गुटनिरपेक्षता। याद रखिएगा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। नॉन एलिगमेंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लीजिए, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति और निःशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्ण सुलझाए जा सके। और ध्यान रहे कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ये राज्य विभाग जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, जीबी पंत, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राज्य विभाग की स्थापना जो है सरदार पटेल के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता में किया गया था। ये बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के उपरांत अर्थात विभाजन के बाद अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। इसलिए नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंप दिया और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। अगला क्वेश्चन है 374। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, कौन सी नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। तो उसमें जो है कौन सी आपकी कास्ट नहीं थी? कुर्मी नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां तो थी, जबकि कुर्मी जाति वहां पे नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली। वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित और उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इंडिया विन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध कृति भी है। अगला क्वेश्चन है आपका 376। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। ये आपको 2013 में बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन है, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के भारतीय और अंतरिम गवर्नर जनरल थे और इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन भी किया था। 377 नंबर क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1757 ईस्वी में, 1765, 1773 या 1793? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था। 378 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? अभी जस्ट बताया 1773 में ये पारित हुआ। 379 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपका 66 बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये जो है ब्रिटिश शासनकाल का जो है कानूनी ऐतिहासिक नहीं था, क्योंकि जो है ये 1955 में ब्रिटिश शासनकाल में नहीं, ये भारतीय शासन में था। तो इसलिए ये जो है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 380। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1865, 35, 1867, 1878 या 1908? फिर नेक्स्ट आपको 1854, 1864, 1872, 1910, 1854, 1872, 1908, 1910, 1867, 1908, 1910 या 1919? आपको यहाँ पे बता देते हैं कि विधानों की, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन ही होगा। पहले ही आपको पता है, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया और प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। ये जो है प्रमुख इसमें एक्ट थे। कौन कौन से थे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 1835, फिर है आपका 1867, फिर 1878, फिर लास्ट में है 1908। ये जो है 4 एक्ट हैं प्रेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 381 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो भारत की कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसे बताना है। 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925, 1929। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1925 में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में हुई थी। दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1925 और 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 382। कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर बहुत सारी टिप्पणियां लिखी, बहुत सारी पुस्तकों को रचना किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखी थी। ये पुस्तक पूछी गई थी आपसे। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंडिया में हुआ था और वे महात्मा गांधी के मित्र भी रहे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन भी किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आपके यहीं से जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बताइएगा हम कौन सी क्लास लेकर के आए आप सभी के लिए। और हाँ, आपका लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको सभी जिसे 1 से 12 तक के लिए सभी के लिए उसमें कॉमन आप सभी के लिए वो बहुत ही बेनिफिट होगा उसमें। और बीपीएससी के लिए और भी जितनी भी हमारे पास हमारे द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।